जय हिंद। मैं राजकुमार मिश्रा। आज हम लोग बात करना चाहते हैं पहलगाम कश्मीर में जो 22 अप्रैल 2025 को जघन्य और अमानवीय घटना हुई है, इस संबंध में। इस घटना के संबंध में तथ्यात्मक चीजें तो आप जानते हैं, परंतु इस घटना का कुछ विशेष बातें बताने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। देखिए, इस घटना के बाद मोदी जी का बिहार में चुनावी भाषण था। इस भाषण में उन्होंने जो शब्द कहा, जो वाक्य कहा और जिस तरह से कहा, उस पर विशेष गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधी धरती के अंतिम छोर तक होंगे, उनको भी खोज लाएंगे। आप सुनिए इस भाषण को। मोदी जी बिहार में अपने देश के एक राज्य में भाषण अंग्रेजी में दिए हैं। क्या बिहार के सारे लोग अंग्रेजी समझते हैं, या इस अंग्रेजी माध्यम से मोदी जी किसी विशेष को कोई मैसेज देना चाहते हैं? असल में विश्व स्तर पर मोदी जी ये मैसेज देना चाहते थे कि कहीं से भी आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा और ना ही आतंकवादियों को छोड़ेंगे, इस तरह के हत्यारे को बख्शा जाएगा। लोग हमारे देश में ये अंदाज लगाने लगे कि इसके बाद निश्चित रूप से भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। मैं इस बारे में आपको कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं कि सैनिक युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। सैनिक युद्ध में किसी भी कीमत पर प्रारंभ में ही उपयोग नहीं करना चाहिए। युद्ध असल में कूटनीति से जीते जाते हैं और मोदी जी पाकिस्तान के साथ कूटनीति शुरू कर चुके हैं। आप जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर में कुल 6 नदियां बहती हैं। पूर्वी हिस्से में रवि, ब्यास और सतलुज है, जो भारत के हिस्से में आई है, और पश्चिमी हिस्से में झेलम, चुनाव और सिंधु है, जो पाकिस्तान के हिस्से में आई है। इन नदियों का जो पानी है, इसमें 80% पानी जो पाकिस्तान के हिस्से में गई हैं, उनका 80% पानी पाकिस्तान में सिंचाई के काम आता है, पीने के काम आता है और दूसरे तरह के काम आता है। ये नदियां बह के जाती हैं जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से, लेकिन दी गई है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान इन पानियों का उपयोग करता है। देखिए, आपको याद होगा उरी वाली घटना। भारत में जब उरी की घटना हुई थी, उस समय मोदी जी एक भाषण में बोले थे कि पाकिस्तान के साथ पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। इन नदियों में से जो सिंधु नदी है, इसका पानी भारत सरकार रोक दी है, मतलब इसका बहाव रोक दी है। इससे क्या होगा? क्या पानी जो भारत में से बह रहा है, अगर नदियों के पानी को रोक दिया जाए तो कब तक रोकेंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि एक डैम बना के इसको रोका जा सकता है या एक तालाब बना के रोका जा सकता है? इन नदियों के पानी को कहीं ना कहीं तो ले जाना होगा। इसी क्रम में मोदी जी इन पानियों को पहले से ही कैसे भारत में डाइवर्ट करना है, इसका सोच शुरू कर चुके थे। मोदी सरकार का पहला गौर सरकार बनी 2014 में। आपको याद होगा, ये तब से ही 2014 से ही बिना किसी प्रोपोगंडा के, किसी को हल्ला किए, किशनगंज पावर प्रोजेक्ट चालू कर दिए थे, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये असल में 23 किलोमीटर लंबा सुरंग है, जहां से पानी को निकाला जा सकता है, अपने तरफ मोड़ा जा सकता है, और ये काम 2016 में पूरा हो चुका था।
इसके अलावा 2018 में रावी नदी पर पानी को रेगुलेट करने का, किस तरह से रेगुलेट करेंगे, इसका भी उपाय किया जा चुका है। इसके साथ ही 2021 में पानी के, नदियों के पानी के फ्लो को बाहर भारत में लाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए जा चुके हैं। और अगर ये पानी भारत में आने लगता है तो हमारे राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में ये जो सिंचाई की समस्याएं हैं, जो पानी की कमियां हैं, ये पानी की कमी इस प्रोजेक्ट से पूरी की जा सकती है और भारत में पानी बढ़ेगा, सिंचाई होगा, फसल पैदा होंगे, भारत की संपन्नता बढ़ेगी। देखिए, इस तरह की कायरतापूर्ण हरकत के लिए भारत सरकार जितने तरह के कार्य कर सकती है वो कर रही है। मोदी सरकार ने इन आतंकवादियों के बाप दादा और परदादाओं पर कार्रवाई करना जब शुरू किया, तब हमारे देश में कुछ जो नाली में कीड़े होते हैं ना, गंदे बदबूदार, वो पैदा हो गए। पैदा तो ये पहले से थे, लेकिन कुल बुलाना शुरू किए, बाहर निकल के कुछ भी बोलना शुरू किए, जिनकी औकात कुछ भी नहीं है, सीफर भी नहीं है। वो लोग भारत सरकार को, मोदी जी को, जो 11-12 सालों से प्रधानमंत्री हैं, 12-13 साल उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यकाल निभाया है, उनको समझाना और उपदेश देना शुरू किए। इसमें से कुछ नाली के कीड़े ऐसे थे जिनको ये पता नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी और अपने देश के साथ गद्दारी में अंतर क्या होता है। ऐसे लोग भी बोलना शुरू किए जिसमें अपने देश का अपमान करके दूसरे दुश्मन देश की प्रशंसा करते रहे। उन लोगों के खिलाफ हमारे देश में जो 2-4 एफआईआर हुए, जिसमें गंभीर आपराधिक धाराएं लगी, राजद्रोह का केस लगा, तो किलबिलाने लगे कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम किस तरह से केस लड़ेंगे, कोई फ्री में हमको वकील मिल जाएगा क्या। और उसके बाद बोलना बंद। मतलब ये मूलतः लात के देवता हैं, बातों से नहीं मानेंगे। देखिए, ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार तो एफआईआर कर रही है, दुश्मन के प्रशंसकों के खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई कर रही है। क्या देश के अंदर जो देशभक्त हैं, क्या उनका कोई कर्तव्य नहीं बनता? क्या उन्हें ऐसे गद्दार और नाली के कीड़ों के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए? मैं वो तरीका बताने के लिए आया हूं कि क्या कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई स्त्री या कुछ भी दिखे तो आपको करना क्या है? ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सबूत खोजना है और पता कराइए कि इसने अतीत में अपने क्या क्या कहा, हिंदुओं के खिलाफ किस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कार्य किया। हिंदुओं के ऊपर जब अत्याचार होता है तो ऐसे लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन हिंदू अगर कुछ बोल देता है तो उस पर ये नाली के कीड़े चढ़ के बिलबिलाने लगते हैं। उनके खिलाफ क्या करना है? आपको सबूत इकट्ठा करिए, स्थानीय थाना जाइए और शिकायत करिए। जब आप शिकायत करेंगे, जब तक आप शिकायत नहीं करेंगे तब तक कोई कैसे स्टेप उठाएगा? आप शिकायत करिए। शिकायत के जांच में जब एफआईआर हो जाएगा तो ऐसे नाली के कीड़े फिर से नाली में दुबक जाते हैं, उनको बोलने की कोई क्षमता फिर बचती नहीं है। सुधार हर आदमी, भारत का हर नागरिक करे, सरकार अपने स्तर से करे और आप अपने स्तर से ऐसे लोगों से निपटने का उपाय करें। जैसे ही 2-4 एफआईआर हो जाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ, आप पाएंगे कि जब पैसे लगेंगे, कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे, जेल जाने पड़ेंगे, और बड़े कोर्ट में भी अगर जाते हैं तो वहाँ भी इनके बाप दादा वकील भरे पड़े हैं, इनकी मदद भी करते हैं, तब भी
इनका हौसला टूटेगा। और ऐसे लोगों का हौसला तोड़ने की जिम्मेदारी केवल मोदी सरकार की नहीं है, हम आम नागरिकों को भी है। देखिए, इस तरह के घटना के बाद मोदी सरकार के द्वारा यह निर्णय किया गया कि पाकिस्तान के जितने नागरिक भारत में हैं सबको यहां से भगाया जाए। 24 घंटा 48 घंटे के भीतर सारे लोग जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो भारत छोड़कर बाहर जाएं पाकिस्तान। जब ये सब चीजें शुरू हुई तो आप जान के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कुछ लोग एक्सटेंडेड वीजा पर भारत में पाकिस्तान के नागरिक रह रहे हैं। मतलब आपके देश में आपके दुश्मन पल रहे हैं, आपके संसाधनों का प्रयोग करके रह रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, यहां सरकारी पदों पर बैठे हैं, व्यापार कर रहे हैं, छोटे छोटे ठेले लगा रहे हैं, लेकिन असल में वो स्लीपर सेल हो सकते हैं। भारत का सब कुछ खाने के पास आपके साथ गद्दारी कर सकते हैं। भारत की कुछ महिलाएं हैं जो पाकिस्तान के लोगों से शादी करती हैं, गर्भवती होने पाकिस्तान जाती हैं और वहां से गर्भवती होकर भारत आती हैं, सरकारी अस्पताल में बच्चों का जन्म देती हैं, 6-6, 8-8 बच्चे भारत में जन्म देती हैं। सरकारी अस्पताल में जो सरकारी जो जन्म होता है बच्चों का, इसमें उनको पैसे मिलता है, सभी तरह के लाभ लेती हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सब तरह के कार्ड बना के रखी हैं और दर्जन भर तक बच्चे पैदा करती हैं। ये आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। पता चला है कि 83,000 महिलाएं भारत में रह रही हैं पाकिस्तान का। जब उनको भगाया जाने लगा इस देश से तब उनको और ज्यादा कुलबुलाहट शुरू हुई, लेकिन कोई ये महिला ये कहती हुई नजर नहीं आई कि जो आतंकवादी घटना हुआ है जिसमें हिंदुओं की जाति पूछकर मारा गया है, इनका कोई दोष नहीं है। जिसने इस तरह का अपराध किया है उस पर किसी ने कुछ मुंह नहीं खोला है। क्या ऐसे लोग भारत में पाकिस्तान के जासूस नहीं हो सकते? पाकिस्तान का पानी रोकने की जो कार्रवाई मोदी सरकार ने किया है, मैं उसका खुले मन से प्रशंसा करता हूं। मोदी जी का यह कार्य मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। देखिए, कंगाल पाकिस्तान और ज्यादा कंगाल हो जाएगा, वहां के लोग भूखे मरने लगेंगे, खाना पानी सबका अभाव हो जाएगा। इसके अलावा देश का पानी, भारत का पानी यदि पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया, ऐसी स्थिति में क्या होगा? कोई दूसरा देश अगर पाकिस्तान की मदद करना चाहेगा तो भारत जो पानी रोका है उसका फुलफिल कोई दूसरा देश पाकिस्तान में कैसे कर सकता है? सोचिएगा जरा साहब। देखिए, भारत की और पाकिस्तान की सीमाएं भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगता है। पंजाब, राजस्थान और गुजरात के राज्यों से पाकिस्तान की सीमाएं लगती हैं। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनसे लगती हैं। आप थोड़ा खुले मन से सोचिए कि आतंकवादी घटनाएं पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में इतना क्यों नहीं होता जितना जम्मू कश्मीर में होता है? विचार कीजिए इस बात पर। सच बात यह है कि जम्मू कश्मीर में ही स्थानीय सहयोग इन आतंकवादियों को मिलता है। स्थानीय लोग उनको संरक्षण देते हैं, खाना देते हैं, घर में छुपाते हैं। उसी कारण से जम्मू कश्मीर में इस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती हैं। दूसरे राज्यों में जैसे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन राज्यों में के स्थानीय लोग इन आतंकवादियों को कोई सहारा नहीं देते, कोई सहायता नहीं करते।
इस कारण इन राज्यों में आतंकवादी घटनाएं नहीं होती। ये जो प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं सब एक जैसे नहीं होते, मैं भी कह रहा हूं कि सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन ज्यादातर उसी तरह के लोग क्यों होते हैं? कोई क्यों किसी को यह पूछ कर मारेगा कि तुम किस धर्म के हो? क्या ये बातें किसी भी तरह से क्षमा करने के लायक है? सच बात यह है कि देखिए, भारत और पाकिस्तान की सीमाएं 3223 किलोमीटर की मैच होती हैं, लेकिन इसके बाद भी दूसरे राज्यों में इस तरह की आतंकवादी घटनाएं लगभग ना के बराबर होती हैं। अगर कश्मीरी उनकी मदद नहीं करते तो कश्मीर में इस तरह की घटनाएं क्यों होती? आप भूले नहीं होंगे, जो लगभग हमारी उम्र के हैं वो अच्छे से जानते हैं कि कश्मीर में जो 1992 में घटना हुई थी, उसमें वही लोग शामिल थे जो पड़ोसी रहे हैं। खाने पीना भी लेन देन होता था आपस में, एक दूसरे से मिलते जुलते भी थे, बहुत अच्छा भाईचारा था। अब वो भाईचारा 1992 के बाद कहां गया? और जो कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगाए गए थे, लगभग अनाथों की जिंदगी वो दिल्ली में जी रहे हैं। इस तरह का अपार वेदना सहने के बाद आप मुझे बताइए कि कितने कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने हथियार उठाया? नहीं उठाया। असल बात यह है कि हम हिंदुओं में दुश्मन का बोध है ही नहीं, हमको पता ही नहीं है कि दुश्मन असल में है कौन। और अगर ये पता नहीं है तो बहुत आसानी से कोई भी आपका दुश्मन जो आपसे मीठा बात करता है, भाईचारा निभाता है, भाईचारा गंगा जमुनी तहजीब की बात करता है, कभी भी आपका दुश्मन हो सकता है और कभी भी आपका समूल नाश कर सकता है। सच बात मैं आपको बताऊं तो देखिए, मोदी सरकार ने जब पानी रोका पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने पता नहीं क्या सोचा, सोच की प्रशंसा करनी पड़ेगी, उन्होंने शिमला समझौता रोक दिया था, निरस्त कर दिया। मतलब शिमला समझौता आप याद कीजिए, 1971 में जो बांग्लादेश को अलग किया गया था, उसमें एक शिमला समझौता हुआ था कि जितना भी भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहां पर कोई भी बातचीत बैठ के, टेबल पर बैठ के की जाएगी, किसी तीसरे का इंटरफेयर नहीं होगा, हम स्वयं ही डिसाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है और उसको हम निराकरण करेंगे। पाकिस्तान इस समझौता का कितनी बार उल्लंघन कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी कहीं कोई अंतर पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है। आतंकवादी घटनाएं 1971 के बाद से अब तक चालू है। आप याद कीजिए, 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया था, तो उस समय 93,000 पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर किए गए थे। उन्होंने कुछ दिन तक, मेरे ख्याल से वो जानकारी लगभग 3 साल है, भारत में बैठाया गया, बैठा के उनको वो जो खाना पसंद करते थे खिलाया गया, उसके बाद बाकायदे सभी सैनिकों को वापस कर दिया गया। लेकिन हमारे देश के युद्धबंदी करीब 40 लोग थे पाकिस्तान में, उनकी कोई चर्चा नहीं हुई, किसी ने उनको वापस लाने का कोई प्रयास नहीं किया। क्या उदारता है ये? किस तरह की भावनाएं हैं? क्या करना चाहते हैं आप? अत्यंत दुख और पीड़ा होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद जो दुम होती है ना, दुम, वो टेढ़ी की टेढ़ी होती है। तो ऐसे ही टेढ़े लोग हैं ये। इनको समझाने का जो तरीका है, ये हम में से सब लोग जानते हैं, बस उस तरीका का उपयोग ये नहीं कर रहे हैं। शिमला समझौता पाकिस्तान ने तोड़ दिया, मतलब जो आसपास बाउंड्री पर जो चीजें हैं भारत और पाकिस्तान के, वो खत्म हो गया।
इसका अर्थ यह होता है कि जिसके पास ज्यादा शक्ति होगी वो दूसरे के क्षेत्र में घुस सकता है। अब इस पर कोई रोक नहीं है। पाकिस्तान ने यह संधि इसलिए तोड़ा है कि निश्चित रूप से अब वो अंतर्राष्ट्रीय लोगों का हस्तक्षेप कराएगा और लोगों को बताएगा कि देखिए भारत हमारे साथ इस तरह का गलत काम कर रहा है, इसलिए आप इंटरफेयर करिए और भारत को रोकिए। भारत रोकेगा, उनको ये लगता है, लेकिन भारत पहले से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये मैसेज दे के रखा है कि पाकिस्तान किस तरह की आतंकवादी घटनाओं में शामिल है। भारत के साथ पाकिस्तान शिमला समझौता रोक दिया है। यदि इस समझौते को पाकिस्तान ने स्वतः तोड़ा है तो भारत को चाहिए कि लियाकत नेहरू का जो समझौता हुआ था उसको भारत तोड़ दे। ऐसी स्थिति में क्या है कि ये जो वक्फ कानून है, इस वक्फ कानून को बल और संरक्षण इसी लियाकत नेहरू समझौता से हुआ है। इस समझौता को तोड़ते ही वक्फ कानून ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। भारत को चाहिए कि जो पाकिस्तानी कलाकार भारत आते हैं और भारत से लाखों करोड़ों रुपए कमा के जाते हैं, उसको बंद कर दे। अभी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के जितने ट्विटर, यूट्यूब अकाउंट है भारत में, सारे के सारे सस्पेंड कर दिए गए। भारत में पाकिस्तान से जितनी वस्तुएं आती हैं, आप जान के दंग रह जाएंगे कि भारत पाकिस्तान से भी कुछ वस्तुएं आयात करता है और पाकिस्तान को निर्यात करता है। ये आंकड़ा 1:3 का है। मतलब भारत यदि 3 वस्तु पाकिस्तान को निर्यात करता है तो 1 वस्तु लेता है। भारत ने यह भी रोक दिया और ये राशि जो है वो करोड़ों रुपए में है। इसके साथ भारत और पाकिस्तान दोनों अपने अपने वायु क्षेत्र में एक दूसरे का वायुयान के आवागमन पर भी रोक दिया गया है। ऐसे में क्या होगा, लगातार भारत पाकिस्तान का कमर तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है और मुझे आशंका है, बल्कि खुशी है कि निश्चित रूप से भारत इस कार्य में सफल होगा। कुछ विशेष बातें हैं। देखिए, जंग जुनून से नहीं जीता जा सकता। असल में राजनीतिक और कूटनीति बोध से ही कोई भी जंग जीता जा सकता है। भारत के एक कूटनीतिज्ञ हुए हैं प्रसिद्ध, आचार्य चाणक्य। उनकी कूटनीति देखिए, क्या उनकी कूटनीति से मिलता जुलता कूटनीति इस समय पाकिस्तान के साथ भारत नहीं कर रहा है? कर रहा है। देखिए, भावनात्मक उन्माद और विचारधारा के अधीरता के कारण से कोई भी युद्ध अगर आप शुरू करते हैं तो उसमें जीतना लगभग असंभव हो जाएगा। क्रोध जरूरी है, परंतु नियंत्रण में क्रोध है तो वो बेहतर है। आप आंकड़ा देखिए, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, रूस मूलतः परमाणु संपन्न राष्ट्र है, बड़े बड़े आधुनिक हथियार हैं रूस के पास, और एक छोटा सा यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर पाया। महीनों हो गए इस युद्ध का, लेकिन परिणाम आज तक नहीं निकला। सभी तरह के हथकंडा रसिया, रूस उपयोग कर रहा है, लेकिन लड़ाई में पूरी तरह से विजय रूस की हुई हो, यह नहीं कहा जा सकता। और भारत अगर इस तरह का युद्ध करता है तो आप सोचिए कि पाकिस्तान पर अगर सैनिक हमला भारत करता है तो क्या पाकिस्तान इसका उत्तर नहीं देगा? पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान का सरकार चलाने वाले मानसिक रूप से पैदल लोग हैं। वो किसी भी तरह से हमला कर, परमाणु हमला भी करेंगे। फिर क्या करेंगे आप? इसके साथ देखिए, इतनी आधुनिक संसाधनों से संपन्न है इजराइल, और गाजा केवल 45
स्क्वायर फीट का, स्क्वायर किलोमीटर का एक पट्टी है, एक क्षेत्र है, उसको भी अभी तक पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाया। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्थिति निर्मित हुई है, ये असल में पूरे विश्व का नज़र इस पर है कि भारत इस परिस्थिति से निपटता क्यों, किस तरह से है। एक मैसेज जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत बिना या कम सैनिक उपयोग किए पाकिस्तान जैसे देश का कमर तोड़ दिया, और ये मैसेज विश्व में जाना बिल्कुल जरूरी है, एकदम जरूरी है। आप याद कीजिए 1971 में जो भारत के साथ युद्ध में बांग्लादेश को अलग किया गया था, क्या मोनेक शॉ ने युद्ध के पहले कूटनीति नहीं किया था? क्या उन्होंने इंदिरा जी को ये नहीं कहा था कि आप मेरे से इस्तीफा ले लीजिए, मंजूर है, लेकिन आप किसी भी तरह से मेरे कूटनीति से मुझे चलने दीजिए? और नतीजा आप देखिए, बांग्लादेश अलग हुआ, 93,000 सैनिक सरेंडर हुए। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप मत कीजिए। सैनिकों को खुली छूट मिली हुई है, उनको चलने दीजिए। किस तरह से, कब, कहां और क्या चुनौती होती है, क्या कार्य वो करते हैं, उनको करने दीजिए। विश्वास कीजिए इस देश पर, क्योंकि यदि मोदी सरकार हारती है इस जंग में, तो ये हार पूरे देश की होगी, आपकी भी होगी, मेरी भी होगी। और अगर हम मोदी सरकार के काम में अड़चन डालते हैं, आलोचना तक ठीक है, किंतु बुराई करते हैं और देश के साथ गद्दारी करते हैं, तो ऐसे गद्दारों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाना चाहिए। आप एक छोटी सी घटना बताता हूं। 6 जुलाई 1945 और 9 जुलाई 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम डाला था। जापान इस घटना के बाद लगभग समाप्त हो गया था, लेकिन जापानियों की हिम्मत देखिए, उनका हौसला देखिए, किस तरह से कुछ ही वर्षों में अपने आप को उन्होंने रिकवर कर लिया था। आप अपने घर में देखिए, आज भी आपको मेड इन जापान बहुत सारी वस्तुएं मिल जाएंगी, लेकिन आप खोजिए कि आपके घर में मेड इन अमेरिका वस्तुएं लगभग ना के बराबर होंगी। असल में पाकिस्तान के साथ भारत भी यही कर रहा है। आर्थिक रूप से जापान ने अमेरिका का कमर तोड़ दिया था। अपने सामान इतने सस्ते दर पर विश्व में निर्यात करता था, उतने सस्ते दर पर अमेरिका निर्यात नहीं कर सकता था। इन पैसों से जापान को जो लाभ मिला, उस लाभ से वो अपने आप को खड़े कर गए। आज भी इस चोट को अमेरिका भूला नहीं है। मोदी जी को इसी तरह का चोट पाकिस्तान पर लगाने दीजिए। देखिए, दिन पर दिन अगर पाकिस्तान का हालत खस्ता नहीं हो गया, तो फिर इसके बाद आपको जितना जो कहना हो, मैं कहता हूं कि मोदी सरकार को उतने अभद्र और उतने गलत तरीके से करिए। मैं मोदी सरकार को जितना जानता हूं, मैं जानता हूं कि मोदी सरकार ऐसा युद्ध लड़ने पर विश्वास नहीं करती जहां हमारे सैनिक जाएं, दुश्मन के सारे सैनिकों को मार दे और हमारे सैनिक से आधे सैनिक भी शहीद हो जाएं। मोदी सरकार इस तरह का युद्ध करने पर विश्वास नहीं करती। आप देखिए, आपके नज़रों में मोदी सरकार के आने के बाद जो युद्ध हुए हैं,
इस युद्ध में मोदी सरकार ऐसी कौन सी क्षति उठाई है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। ये जो कीड़े ललकार रहे हैं ना कि पाकिस्तान पर हमला कर दो, यही कीड़े अपनी पूंछ अपने पीछे लगाकर खुद गायब हो जाएंगे। जिनकी औकात अपने घर को संभालने की नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री को सलाह दे रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं। बेहद कठिन और बेहद दर्दनाक है। जो लोग इंतजार करते हैं सब्र के साथ इंतजार करें, और जो इंतजार नहीं कर सकते हैं आप खोजिए ऐसे लोगों का, वीडियो, कमेंट, पोस्ट, कुछ भी, और उनके खिलाफ एफआईआर कराइए। ये लातों के देवता हैं, बातों से नहीं मानेंगे। यदि आपको यह मेरी लंबी वीडियो पसंद आई हो और इस तरह से इसको देखने के लिए मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें और मुझे भी इस संबंध में अवगत कराएं, बड़ा प्रशंसा होगा, बहुत प्रसन्न होऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।